हेलो क्लास 6th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 रीड करेंगे, फर्स्ट किंगडम एंड रिपब्लिक। ठीक, लेट्स गेट स्टार्ट। इन अर्लियर टाइम्स पावरफुल किंग्स वुड ऑर्गेनाइज अश्वमेधा यज्ञ और horse sacrifice ceremony in order to throw a challenge to their neighboring or rival rulers and to amass more territories. पुराने ज़माने में जितने भी पावरफुल किंग्स होते थे वो क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे या घोड़ों के बलिदान का सेरेमनीज करते थे, त्योहार मनाते थे ऐसे जिनमें घोड़ों के बलिदान और अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिससे वो चैलेंज करते थे अपने अगेंस्ट दूसरे राजाओं को और उनको हराकर अपनी राज्य को बढ़ाते थे। In this ceremony, a royal horse would be allowed to roam freely through the territory of the other king. तो इस सेरेमनी में क्या होता था कि एक कोई भी राजा का एक घोड़ा वो उसको भेज देते थे दूसरे राजा के राज्य में फ्रीली घूमने के लिए। इफ द हॉर्स वॉज स्टॉप, अगर घोड़े को कोई रोक लेता था तो इसका मतलब कंफर्म हो जाता था बिटवीन द ओनर ऑफ द हॉर्स and the objecting ruler, the one who set the horse to roam free in the first place. जो पहले उस घोड़े को घूमते हुए रोक लेता था वो एक कंफर्मेशन मैसेज हो जाता था। This would often led to, और इसी से ही किससे लड़ाई लड़नी है वो राजा तय कर लेता था। Where the fate of the ruler as well as the horse would get decided. Think of ways, ऐसी बहुत सारी लड़ाई करने के जरिए थे जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैपन्स इन मॉडर्न टाइम्स। अभी भी ऐसे बहुत सारे लड़ाई करने के जरिए हैं जिससे लड़ाई शुरू हो सकती है। डू वी हैव अ ग्लोबल एजेंसी टू लुक इनटू मैटर्स ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सॉलिडिटी? क्या हमें वर्ल्ड में शांति बनाए रखने का भी जरिया कोई ढूंढना चाहिए? व्हाट वुड दे से टू सच अ यज्ञ? वो इन यज्ञ को क्या कहते थे? योजना को, यज्ञ को क्या कहते थे? टेकिंग प्लेस इन मॉडर्न टाइम्स। अब मॉडर्न टाइम्स में इनको क्या बोलते हैं? डिस्कस इन द क्लास। अब हम रीड करेंगे नेक्स्ट। We have read about Jana that signify the tribe with which people who belong to a particular clan or shared common culture values as well as kinship ties were associated. Tribe का मतलब जनजाति, clan का मतलब वंश, और यहाँ पे किनशिप का मतलब है समानता। लिख लेना ये मीनिंग्स, जब आप रीड करोगे खुद से तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं। हम जना वर्ड को रीड कर चुके हैं जो बताता है जनजाति के बारे में, किस जनजाति में लोग रहते हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं, उनके कॉमन कल्चर क्या थे, उनकी कॉमन वैल्यूज क्या थी और उनमें समानताएं क्या थी, ये हम रीड कर चुके हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि एक चेंज आया था लोगों की जिंदगी में जो रिजल्ट करता है ट्रिमेंडियस, मतलब बहुत सारी ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। लोगों ने खेती बाड़ी करना सीखा, टूल्स बनाने सीखे। वन ऑफ द मेजर रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था कि दिस वॉज यूज ऑफ आयरन प्लफ। उन्होंने लोहे के, प्लफ का मतलब जिससे खेती बाड़ी की जाती है, तो लोहे के औजार फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज करे। अनदर रीजन वाज द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेटिंग राइस, उन्होंने राइस उगाना सीखा। एंड द टेक्निक ऑफ पेडिड ट्रांसप्लांटेशन, जिस टेक्निक से वो बनाना सीखा, उन्होंने राइस उगाना सीखा, दैट वाज प्लांटेशन। और ग्रेजुअली दिस डेवलपमेंट लेड टू द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटीज कवरिंग वाइडर एरियाज देन द वैदिक जना। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट बढ़ती चली गई, नई पॉलिटिकल चीजें आई जिसने कवर कर लिया या फैल गई वो बहुत सारे वैदिक जनास मतलब ट्राइब्स में। जनापदास एंड महाजनापदास, जनापदास एंड महाजनापदास। द टर्म जनापदा meant the
फुट होल्ड ऑफ द जना, लोगों का फुट होल्ड, ठीक है। द टेरिटरी वेयर द जना या पीपल, जो लोग थे, जहाँ पर रहते थे, जो उनकी जनजाति जिस क्षेत्र में लोग रहते थे, वो जो थी वो जनापदा कहलाई जाती थी। द टर्म वॉज ऑल्सो यूज फॉर अ टेरिटरी अंडर अ रूलर, और इस टर्म को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जनापदा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका रूलर हो, एक राजा हो और उसके अंडर लोग रहते हों। एज अ जना और ट्राइब, जना या जनजाति जो भी बोलना चाहो आप, बिकेम आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर टेरिटरीज, उनकी अपनी अपनी टेरिटरी सीमाएं थी। द रूलर्स ग्रेजुअली केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग ऑफ जनापदा रादर देन द जनास, मतलब लोगों के अलावा वहां पर किंग्स भी थे, रूलर भी थे। However, a number of Asian Janapadas continued to bear the names of Jana tribes who lived there. Under their mighty and ambitious ruler, उनके जो राजा थे फिर धीरे धीरे ना एम्बिशियस होते गए, मतलब उनकी इच्छाएं बढ़ती गईं कि हमारा राज्य बड़ा हो जाए, हम लड़ाई करें, हम और ज़्यादा अपने राज्य में और ज़्यादा लोगों को मिला लें। तो ग्रेजुअली उन्होंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू करा, अपने आप के राज्यों को फैलाना शुरू करा और अपनी पॉलिटिकल एंटिटीज को बढ़ाना शुरू करा। दीज वर नोन एज, अब ये जो जब बढ़ाना शुरू करा ना बड़ी किंगडम्स में, पहले तो छोटे छोटे राज्य थे, फिर जब बड़ी किंगडम्स में उन्होंने बढ़ना शुरू करा तो वो महाजनापदास बन गए, ठीक है। महा का मतलब और ज्यादा बड़े। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग, लोगों से लड़ाई कर, दूसरे रूलर से, दूसरे राजाओं से लड़ाई कर करके ये जो 4 नेम थे, मगधा, वस्ता, वत्सा, अवंती एंड कोसाला, मर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड द इम्पोर्टेंट महाजनापदास। तो ये बहुत बड़े राजा बन गए। ये 4 जो राजा थे, इन्होंने बहुत सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे इन्होंने अपने राज्यों को, किंगडम को बहुत बड़ा बनाया। धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली साइड बाय साइड मगधा ओवरटुक, मगधा ने बाकी 3 को भी हथिया लिया। remained the epicenter of all major political activities across the Indian सबकॉन्टिनेंट फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सारी सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज महाजनापदास, देयर कैपिटल एंड लोकेशन इज गिवन इन द टेबल। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो यहाँ नीचे टेबल दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एशियंट महाजनापदास, देयर कैपिटल्स और उनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या थी। महाजनापदास कौन थे, उनकी कैपिटल क्या थी और उनकी लोकेशन, वो कहाँ से कहाँ तक फैले थे, ये पूरा टेबल दे रखा है। और इस पूरे टेबल को आपको लर्न कर सकते हो तो करोगे। पेज नंबर 146 पर भी है ये टेबल, और पेज नंबर कॉन्टिन्यूशन में 147 पर भी है। देखो, महाजनापदास, कैपिटल और लोकेशन ये दे रखा सारा, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सम एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट लोगों की लिखाई जो थी उसमें बताया गया है कि 16 जो महाजनापदास थे, इंक्लूडिंग उनकी किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स, वो मर्ज हो गई नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 600 BCE। ये सारी फुल फॉर्म्स हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। दीज आर रिगार्डेड बाय हिस्टोरियंस एज द अर्लीस्ट स्टेट्स इन इंडिया। मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें क्या थे, नॉन लिटरेरी और लिटरेरी में क्या था। नॉन लिटरेरी में था कि पोएट्री थी, जो पॉटरी थी, कॉल्ड द नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, पंच मार्क्ड कॉइन्स एक्स्ट्रा, ठीक है, ये नॉन लिटरेरी थी। और लिटरेरी के अंदर वेद थे, ब्राह्मण्स थे, आर्यनाकास थे और उपनिषद से, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन की लिखाई थी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या था, द महाजनापदास वर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के थे। ये कौन कौन से 2 तरह के राजा रूल करते थे इसके ऊपर, किंग्स वर कॉल्ड मोनार्चीज, और दूसरी साइड दैट वर गवर्न्ड बाय द काउंसिल ऑफ रूलर्स, दैट वर कॉल्ड रिपब्लिक्स और घना संघा, ठीक है। ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज। तो पहले हम पढ़ेंगे मोनार्चीज। मोनार्चीज का मतलब है साम्राज्य, और मोनार्च का मतलब होता है राजा, सम्राट, ठीक है। किंग्स ऑफ सम महाजनापदास स्टेडली, तेजी से, एज्यूम्ड ग्रेट पावर, उनको बहुत तेजी से पावर मिल गई, एंड बिगिन टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द
सारे कामों पर, सारे कार्यों पर वो काम करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ड्यू टू दिस मोनार्ची, जो भी राजा से रिलेटेड जितने भी डोमिनेटेड फॉर्म ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट थे वो बिकेम डोमिनेंट बन गए। डोमिनेंट का मतलब प्रमुख बन गए, सब अपने को ऊपर रखना शुरू कर दिया सबने। द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप, अब जो समानता की एक इंस्टीट्यूशन था, जो समानता थी लोगों के अंदर, वो हेरिडेटरी बन गई, मतलब पुश्तैनी हो गई। एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस हो गया? प्रीमोगेनिचर और ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ अधिकार के अंदर वो प्रिंसिपल आ गया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या था कि द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होगा, वो सक्सीड हिज फादर एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ लेटर। अब क्या होगा कि जब उसका पिता मर जाएगा, जब राजा मर जाएगा तो उसका सबसे बड़ा पुत्र जो होगा वो उसकी गद्दी पर बैठ जाएगा। द किंग वुड ऑफन नॉमिनेट हिज सक्सेसर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो यही रूल चलता था। द प्रिंस हु वॉज दस नॉमिनेटेड बाय हिज रॉयल फादर एज हिज सक्सेसर वॉज कॉल्ड हायर अपेरेंट, उसको क्या बोला जाता है? हायर अपेरेंट और युवराज। ठीक है, युवराज बोला जाता है, राजा का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, तो ये प्रथा चलती थी। तो कोरोनेशन और राज्य अभिषेक, जो राज्य अभिषेक करते हैं, आपने देखा होगा महाभारत में राज्य अभिषेक वगैरह, ऑफ द किंग वॉज एन इंपॉर्टेंट सेरेमनी, तो वो इंपॉर्टेंट सेरेमनी थी इन विच द पुजारी, यहाँ पर पुजारी है और जो लोग हैं इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आते थे राजा के दरबार में और वो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक, इसके बाद ड्यूरिंग द एज ऑफ द महाजनापदास द किंग बिकेम द सिंबल ऑफ द स्टेट, वो राजा जो था वो सिंबल बन जाता था अपने राज्य का। विद एब्सोल्यूट पावर इन हिज हैंड, उसके हाथ में बहुत पावर होती थी। पावर इन द सेंस कि वो कुछ भी कर सकता था, पावर का मतलब ये है। He came to be seen as the protector of the society, वो अपने राज्य को बचाता था, as well as धर्म के काम करता था, सबसे ऊपर होता था, पैसे वाला होता था, मतलब सारी पावर्स उसके अंडर थी, जैसा वो चाहता वैसा वो कर सकता था। From the later Vedic text we learn about 3 types of official who assisted the king। अब हमने later Vedic text में हमने ये देखा कि जो 3 तरह के जो ऑफिशियल्स, 3 तरह की और पोस्ट होती थी जो राजा को उसके कामों के बारे में बताती थी, वो असाइन करते थे उसको। अम्तयास और मिनिस्टर्स, वो बताते थे राजा को कि किस तरह से स्टेट को चलाया जाए। सेनापति राजा की आर्मी का जो युद्ध के लिए जाती थी उसके लिए तैयार करते थे। पुरोहिता वो राजा को गाइड करता था कि किस तरह से रिलीजियस मतलब धर्म के काम, सोशल स्टडीज सेक्शन किस तरह से इन कामों को किया जाए। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, जैसे जैसे राजा अपना राज्य बढ़ाता थ्रू द कॉन्क्वेस्ट, लड़ाइयों से वो वहाँ पर एक लॉ बना देता, लॉ और ऑर्डर कायम कर देता, जिसमें वो राज्य में रहने वाले लोग जो थे, पावरफुल किंग्स केप्ट एंड मेंटेन स्टैंडिंग आर्मीज, वहाँ पर आर्मीज हर समय खड़ी रहती थी। सोल्जर्स रिक्रूटेड इन द आर्मी रिसीव्ड रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरीज मिलती थी फ्रॉम द रॉयल एक्सचेकर या राजकोष में से थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। पेमेंट वर मेड आइदर इन काइंड, किसी भी तरह से पेमेंट उनको कर दी जाती थी या कैश दे दिया जाता था। कैश पेमेंट्स, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉइन, कैश पेमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कॉइन चलते थे, उन कॉइन्स का नाम था पंच मार्क्ड कॉइन्स वर यूज्ड, और पेपर मनी भी यूज होती थी तब, वो अननोन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, अब टैक्स भी लगाए जाते थे, वर इम्पोज्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड द रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब उनसे किसी ना किसी तरह का इंटरेस्ट भी लिया जाता था। रेवेन्यू का एक्चुअल अगर मतलब बताऊं तो इनकम से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम दोज टैक्सेस, उस टैक्स में से कुछ ना कुछ ले लिया जाता था हिस्सा। यूज फॉर पेइंग द सोल्जर्स, मेंटेनिंग द आर्मी एंड न्यूमरस एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, लोगों की हित के लिए जो काम किए जाते थे। रिपब्लिक्स एंड घना संघास, अपार्ट फ्रॉम द मोनार्चिकल महाजनापदास, इन साम्राज्य सम्राट के अलावा
लार्ज किंगडम्स रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग्स, अलग अलग राजा भी थे उनके. देयर वर मैनी एशियंट स्टेट्स वेयर पॉलिटिकल पावर वर एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, ग्रुप ऑफ लोग, कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने हिसाब से चलाते थे पॉलिटिकल पावर्स को. दीज वर कॉल्ड गानास और गाना राज्य और गाना संगा. टर्म दैट, इसका मतलब अब दैट आर जनरली ट्रांसलेटेड एज रिपब्लिक, इनको रिपब्लिक्स भी बोला जाता है. अ रिपब्लिकन महाजनापदास was thus ruled by a group of people rather than by a single individual. तो इस घना संघास या रिपब्लिक के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो थे ना वो रूल करते थे, सिंगल राजा या सिंगल कोई इंसान किसी पर रूल नहीं करता था. द ग्रुप ऑफ रूलर्स ऑफ दीज महाजनापदास वर यूजली मेल हेड्स. इनके एक मेल हेड होता था. मेल हेड का मतलब एक हेड, मतलब 10 लोगों का अगर ग्रुप है तो 10 में से कोई एक जो होगा वो हेड होगा उनका. दे मेट सेवरल टाइम्स विद द सिनेरियो वेयर सीनियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेड ऑल डिसीजन अनएम्बिशियसली और थ्रू कलेक्टिव कंसेंट. तो क्या करते थे ये लोग, बहुत बार मिलते थे. सीनियर्स का मतलब बड़े लोगों के बीच में, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के बीच में ये लोग बैठ के अपने डिसीजन बनाते थे जहां पर हर तरह का डिसीजन लिया जाता था. दिस असेंबली वॉज कॉल्ड गना परिषद. इस असेंबली को जहां पर ये लोग इकट्ठे होकर डिसीजन लेते थे उसको गना परिषद बोला जाता था. द गना परिषद हैड द सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट. पूरी स्टेट में उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी. डिसीजन वर टेकन बाय द सिंपल मेजोरिटी. मेजोरिटी में डिसीजन बन जाता था इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. द रिपब्लिक वर मोस्टली लोकेटेड इन द हिमालयंस फुटहिल. ये जो रिपब्लिक्स थे ये ज्यादातर कहाँ लोकेट थे? हिमालयंस फुटहिल पर. पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, महाजनापदास ऑफ वज्जी एंड मल्ला वो एज वेल एज सम स्मॉलर स्टेट्स, जैसे छोटी, ये सब स्टेट्स के नाम है लिचियावी, शक्या, कोयला, बग्गा एंड मोरिया वर घना संगास. द रिपब्लिक्स वर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह के रिपब्लिक्स थे. पहला कंप्राइजिंग अ सिंगल ट्राइब, एक सिंगल ट्राइब को, लाइक दोज ऑफ सक्याज, द कोयलाज एंड द मलास. और रिपब्लिक ऑफ कंप्राइजिंग नंबर ऑफ ट्राइब्स, जिसमें नंबर ऑफ जनजाति आ जाती थी, वो कहलाते थे रिपब्लिक ऑफ कॉन्फेडरेसी सच एज वजिस. जिसमें सिंगल जनजाति आती थी वो सक्या, कोयला और मलास थे. जिसमें नंबर ऑफ जनजाति आ जाती थी वो कहलाते थे वजिस. क्लियर? अब न्यू डेवलपमेंट क्या हुआ? एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, मतलब लोहे का ज्यादा यूज होना शुरू कर. इस पीरियड के अंदर इनिशियल फेसेस ऑफ आयरन एज इन इंडिया, यूज ऑफ आयरन फॉर डिफरेंट पर्पस मेक मोर एक्सटेंसिव. बढ़ गया आयरन, लोहे का जो यूज था वो बढ़ता चला जा रहा था. ड्यू टू दिस लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन प्लफ शेयर, जो खेतों में काम करने के औजार थे वो बढ़ते चले जाए थे. और भी एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी औजार बढ़ रहे थे. इट वॉज ईजियर नाउ टू ब्रिंग हैवी क्लेली सॉयल ऑफ द Gangetic plains under cultivation. As a result, agriculture production steadily increased. तो इससे क्या हुआ? लोहे के औजारों से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई. आयरन की कुल्हाड़ियाँ, एक का मतलब कुल्हाड़ी, हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट, पेड़ काटने के काम आती थी, जिससे लोग एक जगह स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार. New techniques of agriculture. The main occupation of people during this age was agriculture. खेती बाड़ी इनका मेन काम हो गया था. The revenue, जो पैसा आ रहा था यहाँ से एग्रीकल्चर से, वो इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द बोथ राजा के राज्य के लिए और रिपब्लिकन स्टेट्स के लिए यूज होता था. ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड मोर प्रोडक्टिव टेक्निक्स एंड टूल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड सब्सटेनली. धीरे धीरे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का काम बढ़ता चला जा रहा था. टेक्निक ऑफ पेडिड ट्रांसप्लांटेशन. ड्यूरिंग दिस एज, इस एज के अंदर लोगों ने ना, पेडिड का मतलब जो ये पानी के अंदर राइस उगाने की प्रक्रिया है वो, दिस टेक्निक इज स्टिल इन प्रैक्टिस, ये अब भी होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से की जाती है. इन दिस टेक्निक सैपलिंग वर ग्रोन, छोटे छोटे सैपलिंग बीजों को उगाया जाता है. एंड देन प्लांटेड इन अ प्रिपेयर्ड फील्ड, और एक अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी के ऊपर इनको
प्लांट किया जाता है रादर देन सीड्स बीइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। इसकी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट बीजों को मिट्टी में नहीं बोया जाता, पहले उनके छोटे छोटे पेड़ पौधे उगा लिए जाते हैं, फिर उन पौधों को बड़े खेतों में लगा दिया जाता है। इट रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, इसके लिए काम करने के लिए लोगों का बहुत बड़ा नंबर चाहिए। दासास और कर्मकारास मतलब लेबरर्स ये काम करते थे। उस जमाने में लेबरर्स भी थी, दास लेबर ये लोग काम करते थे। ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, अब टैक्स कैसे लेते थे या टैक्स कैसे भरते थे लोग। एज वी ऑलरेडी डिस्कस द किंग्स नीडेड रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर किंगडम, जैसे हमने रीड करा कि राजा को अपने राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। वो पैसा कहाँ से आएगा, लोगों से ही तो आएगा, और वो किस फॉर्म में आएगा, टैक्स के फॉर्म में आएगा। अ नंबर ऑफ टैक्सेस वर लीव्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन बाय पीजेंट, तो जितने भी लोग वर्कर ये खेती बाड़ी करते थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। 1/6 जितना भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 पोर्शन, उसका 1/6 पोर्शन जो था वो फिक्स था राजा के लिए। इट वॉज कलेक्टेड इन काइंड और लेटर ऑन इन कैश, या तो उसका कैश दे दो या वो किसी तरह से उनको देना ही पड़ता था 1/6 हिस्सा। बाली वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट टैक्स, बाली भी जो एक टैक्स का रूप था। अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स के अलावा क्राफ्ट पीपल, पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर, एक्स्ट्रा जितने भी लोग जो भी काम करते थे ना, सब लोग टैक्स पे करते थे। टैक्स पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर वॉज कॉल्ड विष्टि, जो लेबर टैक्स पे करती थी ना उसका प्रॉपर नाम था विष्टि। इट इन्वॉल्व ऑफरिंग फ्री सर्विसेज टू किंग, टैक्स कलेक्टर जो टैक्स लेने आते थे ना उनको राजा अपॉइंट कर देता था कि आप इस जगह से लोगे, आप इस जगह, सबके एरिया बांट रखे थे कि कौन जो है किस जगह से टैक्स कलेक्ट करेगा। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, किस तरह से व्यापार बढ़ा, किस तरह से आबादी बढ़ी। विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर बढ़ता चला जा रहा था तो लोग भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और लोगों का जितना भी अनाज था वो दे कुड नॉट कंज्यूम, अब इतना अनाज तो वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। द एडिशनल प्रोड्यूस कैप्ट असाइड फ्रॉम द टोटल अमाउंट वाज कॉल्ड द सरप्लस, अब जितना उनको चाहिए होता था वो तो यूज कर लेते थे, उसके अलावा जितना भी बच जाता था वो क्या कहलाता था, वो हिस्सा सरप्लस कहलाता था। अ substantial portion of agriculture surplus went into the payment of different taxes, तो उसको टैक्स पे करने के लिए रख लिया जाता था। while some of it, उसमें से कुछ जो होता था उसको ट्रेड कर दिया जाता था, मतलब उसका व्यापार एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बेचाते थे। दिस पीरियड, ये पीरियड एक गवाही देता है, विटनेस का मतलब गवाही देता है कि इंक्रीज हुआ ट्रेड, व्यापार की एक्टिविटीज का, ठीक है, विच लास्टेड मैनी सेंचुरीज, बहुत सदियों तक वो रहा। द गुड्स प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पर्सन वर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय द मर्चेंट, तो व्यापारी जो थे उनसे सामान लेकर दूसरी जगहों पे बेचने चले जाते थे, उसको ट्रेड बोलते हैं। दे मे हैव यूज द पंच मार्क्ड कॉइन्स, वो कॉइन्स यूज करते थे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मर्चेंट्स जो थे ऑर्गेनाइज करते थे themselves into एसोसिएशन और गिल्ड्स, एसोसिएशन और गिल्ड्स एक ही मतलब है, संस्था जैसे बना लेते थे। where which were called shrines, goods were taken as far as away Takshashila in northwest India, Briguchacha and सोपारा ऑन द वेस्ट कोस्ट वर इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स का मतलब जहां पर व्यापार होता था, समुद्र के किनारे जहां पर जहाज आके खड़े होते थे सामान लेकर फिर दूसरी जगह चले जाते थे, सी पोर्ट्स। एंड वेयर गुड्स वर सेंट टू द वेस्ट एशिया। अब सोसाइटी कैसी थी? द सोसाइटी सेटअप ऑफ द जनपदास और महाजनपदास वॉज सिमिलर to that of the later Vedic period की तरह ही इनकी सोसाइटी थी। The Varna system characterized by the division of society into Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra assumed more
कंक्रीट फॉर्म, इनकी ये और ज़्यादा सॉलिड हो गए, एंड केम टू बी फर्मली एस्टैब्लिश इन द सोसाइटी। तो अब ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे ना, ये लोग अब पक्के बन गए थे। मतलब इन्होंने अपने जो ग्रुप्स थे ये पक्के ग्रुप्स बना लिए थे। धीरे धीरे ये जो है धीरे धीरे स्किल बेस्ड एंड बिकेम हेरिडिटरी, और ये फिर एक फैमिली से दूसरी फैमिली, मतलब वंश चलता जा रहा था। ठीक है। दस द सन ऑफ द मर्चेंट कुड बी ओनली अ मर्चेंट, इसीलिए अगर कोई लेबर है तो उसका बेटा भी लेबर ही बनेगा। तो ये पक्का कर लिया था उन्होंने, अगर कोई मर्चेंट है तो ये पक्की बात है कि उसका बेटा भी मर्चेंट ही बनेगा। मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिगिन टू अपोज द वर्ना सिस्टम। अब बहुत सारे लोगों ने ना इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अपोज का मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। किसका? वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका विरोध करना शुरू कर दिया। पेज 150। Essentially reflected by the predominance of the Brahman priest, पुजारी। कुछ जो राजा थे उनका सोचना था कि देवर सुपीरियर देन द प्रीस्ट, वो पुजारियों से भी ज्यादा सुपीरियर है, पुजारियों से भी ज्यादा ऊपर हैं। अदर सब्जेक्टेड टू बर्थ बीइंग द डिसीव फैक्टर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द वर्ना। ठीक है, वर्ण के हिसाब से बर्थ की अलॉटमेंट कर दी जाती थी। अच्छा, विलेजेस ग्रो इन साइजेस, विलेज बढ़ते चले गए, नंबर उनके नंबर बढ़ते, मतलब 2 विलेज, 4 विलेज, 6 विलेज, उनमें पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ती चली गई। देवर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए। कैसे? रोड्स और रिवर्स के थ्रू। ईच विलेज हैज अ हेडमैन, हेडमैन को ग्रामानी या ग्रामिका बोलते थे, हु वॉज लिंक बिटवीन द विलेज एंड द किंग, जो एक मीडिएटर होता था विलेज और राजा के बीच का। समटाइम्स विलेज डेवलप्ड इनटू टाउन्स, और कई बार विलेज जो थे इतने बढ़ गए थे कि वो टाउन्स में कन्वर्ट हो गए थे। पर्टिकुलरली इफ दे वर फेमस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स। टाउन्स एंड सिटीज ऑल्सो मर्ज्ड, टाउन्स और सिटीज भी मर्ज हो गई थी क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रेड रूट्स बढ़ गए थे, व्यापार बढ़ गए थे उनके। रिलीजन फ्रॉम 600 BCE द वैदिक रिलीजियस सिस्टम अंडरवेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब चेंज आया। इस एज के अंदर ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने डोमिनेट द रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस को, मतलब धर्म को या पूजा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को उन्होंने सबसे ऊपर कर दिया। दे एनकरेज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, उन्होंने रीत रिवाज बना लिए, बलिदान बना दिए, एक्सपेंसिव सेरेमनीज बना दी, और पीपल ग्रेजुअली बिकेम डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड सॉट डिफरेंट रिलीजन ऑप्शन। तो लोग कई बार इससे संतुष्ट नहीं होते थे और वो दूसरा रिलीजन अपनाने के लिए तैयार हो जाते थे। एज अ रिजल्ट न्यू रिलीजन सच एज, और क्या रिलीजन बना? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ कि जब लोग सेटिस्फाइड नहीं थे अपने इस पुजारियों के बर्ताव से, तो उन्होंने नया रिलीजन खोजा। वो नया रिलीजन कौन सा था? जैनिज्म और बुद्धिज्म, विच डिड नॉट कन्फर्म टू ब्राह्मणिकल principles became popular. We shall read about Bohr, Buddhism and Jainism in the next chapter. तो इसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ठीक है, यहाँ पर केस स्टडी है मगधा और वज्जी का। तो ये मगधा और वज्जी आप रीड करेंगे खुद से। ठीक है, पिक्चर कॉम्पोजिशन या पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आप रीड करेंगे पूरा। नेक्स्ट पेज पे भी है ये रिपब्लिक ऑफ वज्जी, ये आप रीड करेंगे। इसके बाद आपकी ये समरी पॉइंट्स है, इसको फटाफट से रीड कर लेना। जो पूरे चैप्टर में पढ़ाया है वो यहाँ पर रीड कर लोगे आप। और इसके बाद ग्लॉसरी है, और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो क्लास में कराए जाएंगे। नॉट टू वरी, ट्रू फॉल्स हैं, क्लास में कराए जाएंगे। बैक एक्सरसाइज में सी पार्ट है 1 वर्ड, ये भी क्लास में कराया जाएगा। देन डी पार्ट है क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ, और ई पार्ट है क्वेश्चन आंसर इन डिटेल। उसके बाद हॉट्स हैं, तो ये सब आपको क्लास में करा दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर मैं किसी वर्ड का मीनिंग बताना भूल गई हूँ रीडिंग करते समय, आपको लगे कि इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर
क्लास में क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे, आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो। टिल देन टेक केयर।